ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार फेल क्यों होते हैं? यदि वो एग्ज़ाम देते हैं और हर बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, इसमें ज़्यादातर यदि देखो किसी का वास्तव में यदि हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि यदि वो 5 साल यदि मतलब जैसे किसी का 2 साल में मतलब 2 साल तक दिया लगातार 3 साल तक दिया उसका नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि चलो कुछ लक काम नहीं करा। कुछ केसों में ऐसा होता है कि आपने पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी आपको आ रहे थे, कहीं पर थोड़ा लक काम नहीं कर गया, आपका नहीं कर पाया, ठीक है। कई लोगों का लक काम कर गया, आप 1 नंबर से रहेगा, आधे नंबर से रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इसलिए नहीं हो पा रहा है, इसकी मैं आपको बताने वाला हूँ कारण क्या इसके पीछे है कि यूपीएससी प्रीलिम्स से बार बार क्यों फेल हो जाते हैं। आपने एग्जाम दिया, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, तो ये बार बार ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब इसके पीछे कारण होते हैं ज़्यादातर, वो क्या होते हैं हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एक है, जैसे मान लो शुरुआत में सबसे पहले की शुरुआत स्टार्टिंग देखो क्या होता है। यदि कोई मान लो तैयारी की और वो दे रहा है एग्जाम, तो क्या है कि चलो ठीक है मैं तैयारी करता हूँ, 1 साल बाद एग्जाम है तो मैं स्टडी बनाऊंगा, अभी तैयारी करूंगा उसकी, 1 साल बाद एग्जाम दूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि जो दूसरा बंदा जो बार बार फेल हो रहा है, ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि वो क्या करेगा, अरे चलो ठीक है एक अटेम्प्ट देख लेते हैं क्या दिक्कत है, अपन प्रीलिम्स तैयारी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं, प्रीलिम्स का पेपर कैसा आता है थोड़ा देखने के लिए। भाई साहब क्या देखना है, पहली बात तो ठीक है, आपको देखना है तो प्रीलिम्स खुद देखो ना, पेपर जो भी आपका आ जाएगा खुद ही घर पे देख लो क्या उसका फील आता है। नहीं थोड़ा फील वहीं पर देखेंगे। तो अब ये तो ये होता है कि एक अटेम्प्ट तो वैसे ही खराब कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो ठीक है आपने प्रीलिम्स दिया, तो ये पहले तो ये मन में आता है चलो यार प्रीलिम्स पहला दे रहा था क्या दिक्कत है, वो तो उसमें फेल होना था, वो तो सही बात है, दूसरा देखेंगे। अब प्रीलिम्स पहला देख लिया, पेपर भी देख लिया, अरे भाई सब बढ़िया पेपर आया है, अपन थोड़ा इसमें ये पढ़ लेंगे यहाँ तक अपना हो जाएगा। तो अभी तक वो सब यही देखेंगे, थोड़ा स्ट्रेटजी देखेंगे, ये वीडियो तरह की ये इसकी आंसर की आ रही है, इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, यही देखते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो फिर से सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें जनवरी फरवरी के टाइम पे वो जाएंगे, अरे चलो भाई सब पेपर देना अपन को दूसरे अटेम्प्ट का, तो जनवरी फरवरी में जाएंगे और एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करेंगे। चलो एग्जाम देते हैं, जून जुलाई में पेपर है, मई में पेपर है, हाँ लोग अभी इसकी तैयारी करते हैं, तो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, उस तरीके से ना तुमने उससे पहले कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, ना ही उस तरीके से कंटेंट पढ़ा, ना ही तुमने न्यूज़पेपर देखा, करंट का देखा, ठीक है। अब क्या होता है कि वो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं और फिर से फेल हो जाते हैं। अब वो अटेम्प्ट फेल हुआ तो अब वो क्या करेंगे, अब थोड़ा सजग हो जाएंगे, यार भाई सब यार फेल हो रहा हूँ, क्या दिक्कत है। अब वो क्या करेंगे, पेपर को उठाएंगे जो हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई कट ऑफ कितना जा रहा हो सकता है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो मतलब जो पूरा पीरियड है प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक, प्रीलिम्स पेपर में वो टाइम में पूरा दिखते रहेंगे, खोजते रहेंगे कि आप पेपर में क्या कैसे आया, कितना कट ऑफ मेरा होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर मेरे बन रहे हैं, पेपर कैसा आया, मतलब कैसे कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका वो पूछे रहेंगे कि इसका सोर्स कहाँ से। अब वो क्या करेंगे, एक महीने तो यही मिलाते रहेंगे कि अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, इस वेबसाइट से आया है, इस न्यूज़पेपर से आया है, ठीक है, या फिर इस मान लो कि पीआईबी से आया है 1-2 क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम वो क्या देने की कोशिश करेंगे, करंट। और करंट का आजकल बहुत हुआ बना दिया भाई, करंट। तो अब क्या करेंगे, पूरी साल लगभग ज़्यादातर वो करंट पढ़ने का प्रयास करेंगे, करंट पढ़ने, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, अब एक क्वेश्चन के पीछे पूरा ही साल उसी में खोजते रहेंगे, भाई यहाँ से नहीं होना चाहिए। जबकि उसके पीछे ज़्यादातर कारण है वो क्या है कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक कंटेंट था, जो आपकी एनसीईआरटी हो या बेसिक बुक्स हैं, वो आपने कवर की नहीं। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपको भाई साइंस टेक के बहुत नया एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टैटिक पोर्शन है आपका, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आप उसी को ठीक नहीं कर पा रहे हो। यदि आप फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि सिलेक्शन नहीं होगा। खुद सोचो ना, यदि ऐसे क्वेश्चन जो सब पे बन रहे हो वो हम पे नहीं बनेंगे तो फिर क्या, हम तो सोचेंगे फिर तो हमारा स्वास्थ्य सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमारे सब पे बनते हैं, हम पे ही बन रहे हैं, तो फिर जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे ऐसा नहीं सबको क्वेश्चन बन रहे हैं, वो किसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर एक ही बार पढ़ने से सब पे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा जो बेसिक है कि हमने उसके लिए कितना पढ़ा है, कितना टाइम दिया है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो बाकी कंटेंट है वो जैसा दूसरों के लिए वैसा हमारे लिए भी है। यदि वो क्वेश्चन कठिन आता है तो वो दूसरों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो अब जब हम इतना अपना बेसिक पढ़ेंगे तो हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस हो जाएगी कि हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे,
कि वो ज़्यादा टाइम क्या करता है कि वो उसी करंट में दे देगा। ठीक है, जो बेसिक कंटेंट था, जो आपका जो बेसिक पढ़नी थी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी थी, वो नहीं पढ़ेगा। तो अब क्या होगा, एक वो ऐसा चक्कर बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा कि बार बार उसी में फंसता जाएगा वो। ठीक है, वो बार बार फिर से सोचेगा, पेपर देगा कि यार भाई साहब क्या गलती हो गई, कहाँ पे हुआ, और बार बार उसको मतलब पूरी तरीके से ये देखेगा ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं और हमें कहाँ पढ़ना है। वो केवल उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेगा जो कुछ बने नहीं उस पर, और जो वास्तव में बनने चाहिए, जो बेसिक है, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, उन पर देखेगा नहीं, अरे यार ये तो यहाँ से आया, चलो तो अपन पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगा, जो कि वास्तव में वो उनके आंसर किसी को नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो अब वो किसी ऐसी वेबसाइट से कंटेंट से आ गया, तो अब वो उन्हीं को सारा बार पढ़ता रहेगा। जबकि जो बेसिक आपका पढ़ना, उस पर अच्छी पकड़ बनाओ, भले ही आपका क्वेश्चन वो दूसरा वाला नहीं बन रहा है, लेकिन इस वाले पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप दूसरे जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी कर सकोगे, आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि वो एक चक्कर में फंस जाता है, तो 12 फेल हो जाता है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रेटजी, क्या हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें क्या करना है कि भाई हम एग्जाम नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम देना है अगले साल, हमें एक अच्छे से पहले तो पेपर उठाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, आप भले फेल हो गए, पेपर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप दिए, पेपर को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, और आपका जो बेसिक है पहले आप उसको फोकस करो, और हमें उसको कवर करना है। आपके चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी होगा, ये 4 सब्जेक्ट है, हमें इनको अच्छे तरीके से अपनी कमांड करनी है, और सबको यहीं से पोले स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपको चारों सब्जेक्ट के अच्छे तरीके से PYQ को एनालाइज करना है पिछले 10 सालों की, और वाकायदा हमें इसमें से निकालना है कि हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स बनाओ। ठीक है, अब ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कि नहीं, यदि इससे 20 क्वेश्चन आते, एक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आते, तो नहीं भाई साहब मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए कि 15 के 15 क्वेश्चन बोलने, ऐसा कभी नहीं होगा, टॉपर पे नहीं होता। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा जो भी एक होता है ना कि सिंपल तरीके से, वो हमें बनाना चाहिए। हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के, हमें इसमें कोई मास्टर नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपने उसको पहले सेलेक्ट किया, अपने बुक्स उठाई, आप उनको पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने जो बेसिक कंटेंट है उसको पढ़ो, उसको कवर करो, और क्या करो, 12 उन PYQ को लगाने के प्रयास करो, कोशिश करो, और देखो कि भाई PYQ कहाँ से, किन सेक्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा कोचिंग की जो NCI जो टेस्ट सीरीज है उनको लगाने प्रयास करो, आंसर राइटिंग करो, ये सारा प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, केवल अब पहले क्या हो रहा था कि ज़्यादातर आप सोचने में लगा रहे हो, भाई ये पढ़ा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये मतलब हम ज़्यादातर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हम वो कर ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है कि आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपने एक बार पहले अच्छे तरीके से देख लिया, पेपर देख लिया, PYQ देख लिए, सिलेबस देख लिया, अब आप पढ़ाई स्टार्ट करो, उस PYQ अकॉर्डिंगली जो भी आपके PYQ आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करो, सब सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने किया, अच्छे तरीके से कवर करो, उनके PYQ लगाओ, और टेस्ट सीरीज लगाओ। जितने आप क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप भले ही आप ये सोचोगे नहीं यार भाई साहब प्रैक्टिस करूंगा, मेरे तो पेपर में 30 नंबर आएंगे, 40 नंबर, को आपको पता है भाई साहब आएंगे, बिल्कुल सही बात है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे कम से कम वहाँ तो नहीं आएंगे आपके, फिर आप सोचोगे नहीं लगाना है, तो फिर तो आपको वहाँ भी जो मेन एग्जाम है उसमें भी 30-40 नंबर आएंगे, तो फिर उससे अच्छा क्या वहीं पर लगा लो ना, क्या दिक्कत है, 30-40 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं, उसी से सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे ना कि हमारी कमी कहाँ पे आ रही, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, कहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से लगाओ, 30 नंबर आएंगे, 35 नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे, ठीक है, 42 नंबर आएंगे, धीरे बढ़ेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश है, मेहनत करने की है। यहाँ पे 12 पॉइंट सिलेबस देख लिया, PYQ देख लीजिए, और बेसिक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो, NCERT लगो, आप पाओगे कि अपना खुद ही आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस करो, और ये आपकी जो एग्जाम है उसमें काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसे टॉपिक जहां से आप बार बार भूल रहे हो, ठीक है, और क्वेश्चन बार बार वहां से आ रहा है, तो ऐसे जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, कई ऐसी हर सब्जेक्ट में मतलब हर साल रिपीटेड थीम होती हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हो। जैसे कि आप पॉलिटी में ले लो, अब हर एक आध दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार, आप लोग देखो अभी 3-4 साल में कम से कम हर बार एक क्वेश्चन हमेशा आया है कि संवैधानिक सरकार आया, संविधान सरकार क्या है। ये क्वेश्चन में तीनों जो वो होंगे ऑप्शन, चारों ऑप्शन वो ऐसे लगेंगे आपको कि भाई इसका आंसर चारों लग रहा है मेरे को। तो एग्जाम्पल के तौर पर संविधान सरकार क्या होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार संविधान सरकार है। सरकार लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो लोग हटा सकते हैं, ये संवैधानिक सरकार है, ऐसा ऑप्शन आएगा। और ऐसा आएगा, अच्छा संवैधानिक सरकार का मतलब ये होता है कि वो एक प्रकार से या कुछ ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो आपको ऐसी लगेगा कि अच्छा हाँ लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, ठीक है। ऐसी नहीं,
एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र में जो सरकार है वो संविधान सरकार होती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा दे देंगे ऑप्शन कि संविधान सरकार जो संविधान जिसकी शक्ति संविधान द्वारा सीमित हैं। तो अब इसमें क्या है, चारों ऑप्शन आपके सिमिलर हैं। आपको लग रहा है कि भाई सारों लोगों के द्वारा चुनी जाती है, बहुत बढ़िया लोकतंत्र में, हो क्या बात, चारों ऑप्शन लग रहे हैं। तो फिर आपको क्या करोगे आप, भाई साहब क्या लगाया जाए। तो अब इसको क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाओगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा भाई संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। कि एक संविधान है तभी तो संविधान सरकार है। तो संविधान क्या काम करता है, संविधान ये तो नहीं करता चलो ठीक है भाई साहब लो सरकार कुछ भी काम कर लो, ऐसा तो नहीं है। संविधान क्या करता है, संविधानिक सरकार वही होती है जहां पे संविधान है और संविधान उस सरकार की शक्तियों को सीमित करे, कंट्रोल करे। ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ भी कर लो। तो क्या है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसकी शक्तियां संविधान के द्वारा बंधी हुई हैं, वो संविधान के द्वारा सीमित सरकार है। ऐसा नहीं कुछ भी कर रही है, अच्छा इसको फांसी भी चढ़ा दो, इसके लिए ऑर्डर है। एक पूरा कानून सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए जो भी सरकार काम करेगी उस संविधान के भीतर रखा करेगी, उसकी शक्तियां उस तरीके से मतलब संविधान से सीमित हैं, बनी हुई हैं, संविधान के बाहर नहीं जा सकती। तो ये संविधान सरकार है। जबकि आपको लग रहा है अच्छे लोकतांत्रिक क्या बात है, ये हो सकता है सरकार तो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, जनता हटा सकती है आपको, बहुत क्या बात है भाई, ये संविधान सरकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि संवैधानिक सरकार की जो बेसिक नीड है वो क्या है कि संविधान है और संविधान के प्रति जो संविधान के द्वारा उसकी शक्तियां, उसकी जो पावर है वो सीमित है, ऐसा नहीं कुछ भी कर सकती। तो वही संवैधानिक सरकार होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं, आप देखिए पॉलिटिक्स क्वेश्चन 3-4 साल के देखिए, आपको उसमें खुद मिल जाएगा। संविधान सरकार के क्वेश्चन 2-3 साल लगातार पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब होता है, और आपको चारों ऑप्शन पर कुछ सिमिलर लगेंगे। भाई साहब यार यही तो लग रहा है मेरे को, और चारों में कंफ्यूज हो गए आप। तो ये क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पीवाईक्यू नहीं देखोगे, और ज़्यादातर फेल होने वाले बच्चों की ताकत ज़्यादातर है कि वो पीवाईक्यू दिखते नहीं है, वो प्रैक्टिस देते नहीं है, टेस्ट ही देते नहीं है कि अरे भाई साहब मेरी पोल खुल जाएगी यार, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ यार, मतलब पढ़ता हूँ लेकिन यार ये नंबर कम आएंगे, पता चल जाएगा कि यार क्या है। मतलब वो अपनी असलियत से घबराते हैं कि यार मैं मतलब वो कि भाई पता चल जाएगा यार 30-40 नंबर आ रहे हैं। भाई साहब उससे तो अच्छा है कि आप एग्जाम फेल हो रहे हो, अभी दे लो 30-30 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो सही आएंगे ना। तो ये तो नहीं करते भाई, अरे यार भाई साहब क्या ही दिक्कत है, अरे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं तो मतलब यूपीएससी में 30-40 नंबर आ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप आ रहे कोई दिक्कत दो ना, प्रैक्टिस का कोशिश तो आएंगे। तो ये गलती बहुत करते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे पास बुक्स हैं हम उन पर ध्यान ना देके हम और मार्केट की तरफ भागते हैं। अरे भाई सब ये क्वेश्चन बुक्स में से आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा यार। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मार्केट में जो नए क्वेश्चन आए, क्योंकि हाँ सब क्वेश्चन तो नए आते ही हैं, तो नए कोई क्वेश्चन किसी वेबसाइट से मिल गया, किसी बुक से मिल गया, तो बार बार उनको खोजते हैं वो नए, और दूरों को जाते हैं, नए टीचरों के चैनल खोजेंगे, कहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, कहाँ पे एनसीईआरटी मुझे मतलब नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मुझे कैसे इसमें फेल होऊंगा, पास होंगे, क्या है दिक्कत इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, कट ऑफ क्या जाएगा, वो मतलब पेपर देंगे और वो एक खोजते रहेंगे। फिर जब नया एग्जाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है, उनको लगेगा भाई मुझे तो एग्जाम भी देना है। तो क्योंकि उनको लगता है कि चलो ठीक है अब तो कर ही लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं लगता है यार वो तो गलती से हो ही गए हैं, ये शायद मैंने नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार मैं कर ही लूंगा क्योंकि थोड़ा गलती हो गई है। और बाकी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो क्वेश्चन है वो नहीं बने तो उनके पीछे भागते हैं, जबकि आपको पता है कि आपका जो सिलेक्शन है उन क्वेश्चनों से नहीं हुआ जिनकी वजह से आप बने नहीं है। जबकि ऐसे क्वेश्चन जो आप पे बन जाते, आपके पास जो कंटेंट है, जो बेसिक बुक है वहीं से आना था, वहीं से आए हैं, लेकिन आप उन्हीं को ठीक से नहीं रिवीजन किया, पढ़ाई नहीं की और उनकी वजह से नहीं किया। इसलिए हर कोई आप टॉपर्स देखा होगा क्या बोलते हैं कि भाई अब ज़्यादा बुक्स के पीछे ना भागो, 10 बुक्स ना पढ़ो सब्जेक्ट के लिए, बल्कि एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक्स पढ़ो और उसी को 10 बार पढ़ो। जब इतनी बार आप पढ़ लोगे तो आप उस क्वेश्चन से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप पे बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था अभी शायद कि पुर्तगाली संबंधित था मध्यकाल में, हालांकि उसको हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, कि द्वीप से संबंधित था और वहाँ का जो राजा था अहमद शाह, हाँ सॉरी बहादुर शाह ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें नहीं उसका बहादुर शाह था, ठीक है बहादुर शाह था। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 प्रीलिम्स में कि उसने वो द्वीप को बहादुर शाह ने, कौन से राजा ने पुर्तगालियों को दे दिया था, ऐसा क्वेश्चन था। उसका सही आंसर था बहादुर शाह। और जबकि हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों की स्पेक्ट्रम में, मतलब यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें पुर्तगाली का चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर है उसमें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल पहले दूसरे पेज पर यही लिखा हुआ है जहाँ पुर्तगाली कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, यदि कई बार नहीं बना, कई लोगों पे नहीं बना हुआ, क्योंकि क्या है कि एक बार पढ़ी अब दूसरी देखते हैं यार, और दूसरी कोई मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स हैं, कोई कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर कोई PDF है, ये वगैरह खोलते रहते हैं। तो ये हमें अपनी जो भी हमारी आदतें हैं, और ये सही बात है
आप एक आध दो अटेम्प्ट देते हो तो आपको समझ में नहीं आती है, आप उसको जान नहीं पाते हो, तो गलती होती है। लेकिन उन गलतियों से जितनी जल्दी हो सके सीखो, तो वही सबसे अच्छी बात है। केवल ये नहीं कि आप उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते जा रहे हो कि यार भाई साहब मैं तो वही कोई गलती कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ ये वो। आप इतने समझदार तो हो ही गए हो ना, क्या दिक्कत। अब यदि अगर गलती होगी 2 बार होगी 3 बार होगी तब भी ठीक है, लेकिन आप यदि बार बार गलतियों कर रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है। तो ठीक है गलती हो रही है, लेकिन अब उससे अभी को सोच उनको सुधारने का प्रयास करो। और अब इस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके आप जो भी 2023 में हुआ है उसको छोड़ो और 2024 के लिए लग जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपके पास टाइम है, 8-9 महीने हैं। अब इस तैयारी करोगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज लगाओ, आंसर राइटिंग करो, पीवाई को एनालाइज करो, अच्छे तरीके से उनको देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनको पहले सेलेक्ट करो और 12 प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। वही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, आपको इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने आपकी जो तैयारी है। तो बाकी ये मेरा कहने का मतलब था कि आप तैयारी अच्छे तरीके से करिए। और बाकी यूपीएससी से रिलेटेड आपके लिए जो भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग उस पर जो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपके इस डाउट को किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसे वीडियो आप तक यूपीएससी से रिलेटेड आप तक आते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।